चलिए आज इलेक्ट्रो होम्योपैथिक रेमेडीज और एक्सक्रेटरी सिस्टम के क्रम में हमने कल वाले वीडियो में आपको एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र के बारे में बता दिए थे। आज हम उत्सर्जन तंत्र का सबसे प्रमुख अंग किडनी के बारे में हम जानेंगे कि किडनी का बाहरी बनावट और आंतरिक बनावट कैसे होता है, कैसे कार्य करता है, कैसे यूरिन बनाता है, कैसे फिल्टर करता है ब्लड को। ये हम इसमें आज हम देखेंगे और इस पर कौन कौन सी इलेक्ट्रोपैथिक औषधियाँ कार्य करती हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। आपको किडनी का यहाँ हम फिगर बनाए हैं, देख लीजिए, है ना। ये आपको किडनी का हम बता दिए कि 2 किडनी होती है और किडनी का देखिए सबसे पहला आपको भाग इसका बाहरी लेयर जो होता है किडनी का, एक किडनी का हम अगर स्ट्रक्चर काट कर हम देखते हैं तो बाहरी लेयर इसका आपको कॉर्टेक्स कहलाता है। कॉर्टेक्स की सबसे बाहर एक और मेम्ब्रेन होता है, पतली झिल्ली होती है जिसको हम लोग पेरिटोनियम के नाम से जानते हैं। सबसे पहले पतली झिल्ली पेरिटोनियम के अंदर आपको एक और संरचना जिसको कॉर्टेक्स करते हैं और कॉर्टेक्स के अंदर आपको मेडुला पाया जाता है। कॉर्टेक्स के अंदर मेडुला पाया जाता है। फिर और किडनी के ऊपर जो है दो आपको एक ऊपरी संरचना है, इसको आपको एड्रिनल ग्लैंड्स के नाम जानते हैं। हार्मोन का आपको सेक्स हार्मोन को मतलब कंट्रोलिंग का काम करता है, ये आपको एड्रिनल ग्लैंड्स है ना। अब देखिए, अब इसमें जो है हम बता दिए कि कॉर्टेक्स, मेडुला और इसके अंदर में जो है आंतरिक जो भाग है, अंदर का द्वार जो है उसको रीनल हाइलम के नाम से जानते हैं। ये आपको आंतरिक द्वार हो गया। अब देखिए इसके बाद में कैसे क्या होता है। सबसे पहले रीनल आर्टरी के द्वारा ब्लड आपको आता है किडनी में। रीनल आर्टरी के माध्यम से ब्लड कहाँ आता है? किडनी में आता है। और किडनी में उसका सबसे सूक्ष्म इकाई जो है मेडुला के अंतर्गत रहता है, वो नेफ्रॉन होता है। माने किडनी के अंतर्गत मेडुला के अंतर्गत सबसे सूक्ष्म इकाई एक होता है, उसका आपको नेफ्रॉन। और एक किडनी में लगभग आपको 8 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। छोटी सी किडनी में इतने 8 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अब इस नेफ्रॉन को अगर काट हम देखते हैं तो कैसी संरचना दिखाई पड़ती है, इसको हम बता रहे हैं। देखिए ये नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन का ये अगला भाग, इसको वुमेन कैप्सूल कहा जाता है। और वुमेन कैप्सूल के अंतर्गत उसकी एक गड्ढी होती है। उस गड्ढी में आपको ग्लोमेरुलस आपको नामक संरचना पाई जाती है। पतली पतली आपको ये भी आपको पतली पतली मतलब जालीनुमा संरचना होती है जिसके अंतर्गत ब्लड आता है ना। और ब्लड वहां से छन कर आपको कहा जाता है, आपको वुमेन कैप्सूल में जमा होता है ना। और वुमेन कैप्सूल में जब ये फिल्टर होकर आता है तो उसमें कुछ आवश्यक पदार्थ भी, मिनरल्स पदार्थ ब्लड में जो होते हैं वो भी आपको, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वो आपको यहाँ आपको छन कर आ जाते हैं। लेकिन पुनः आपको ये जो है वुमेन कैप्सूल उसको पुनः ब्लड में रिटर्न कर देता है, ब्लड में आपको भेज देता है। और फिर यूरिया जो है यूरिन के रूप में बदल कर आपको यहाँ से निकल कर आपको ये आपको क्या करता है, आपको नेफ्रॉन से निकल कर और फिर आपको कलेक्टिंग डक्ट है, यानी आपको फिर आपको किडनी से नीचे जो है किडनी में कलेक्ट होता है और किडनी से नीचे कलेक्ट होता है और वो आपको यूरेटर के माध्यम से, है ना, यूरेटर यहाँ होता है, यूरेटर से माध्यम से फिर आपको यूरिनरी ब्लडर में आकर जमा हो जाता है। तो देखिए यहाँ आपको रीनल आर्टरी के माध्यम से जो ब्लड आया वो ब्लड आपको वुमेन कैप्सूल में, वो ब्लड जो आपको नेफ्रॉन में गया, नेफ्रॉन में आपको वुमेन कैप्सूल में, और वुमेन कैप्सूल के अंतर्गत में आपको ग्लोमेरुलस होता है, उसके अंदर छन गया और छनने के बाद में फिर यूरिन अलग हो गया और फिर कुछ आवश्यक पदार्थ जो छन कर गए थे वो फिर आपको ब्लड में भेज दिए जाते हैं और वो ब्लड आपको फिर आपको वेन के माध्यम से आपको हार्ट में रिटर्न हो जाता है। ठीक है, ये आपकी हमारी आपको एक्सटर्नल और इंटरनल संरचना हो गई, कार्य हो गया। अब मेन कार्य इसका हम लोग देखते हैं कौन कौन सा। इसका हम देखिए कि पेशाब का निर्माण करना, पहला कार्य आपको किडनी का हो पेशाब का निर्माण करना। दूसरा है आपको ब्लड से
आपको विषाक्त पदार्थ है ना, अपशिष्ट पदार्थ को छान कर रक्त को शुद्ध करता है। तीसरा नंबर क्रिएटिनिन और यूरिया है ना, क्रिएटिनिन और यूरिया का ब्लड में अधिक बढ़ जाना एक किडनी बताता है कि हम किडनी स्वस्थ है या नहीं स्वस्थ है ना। अगर किडनी आपका अस्वस्थ हो जाता है तो ब्लड में क्रिएटिनिन और यूरिया की मात्रा निश्चित बढ़ जाती है, वो किडनी फेलियर के स्टेज में जाने लगता है। तीसरा नंबर में हम देखते हैं कि ये जो है ये यानी क्रिएटिनिन और ब्लड को उचित मात्रा में रखना आपका ये किडनी का एक मेन फंक्शन है। शरीर में पानी को संतुलन बना कर रखना, नमक का संतुलन बना कर रखना भी इस किडनी का काम होता है। तो पानी के संतुलन, अगर पानी की मात्रा अगर सबके शरीर में बढ़ जाए और आपको किडनी काम करना बंद हो जाए तो फिर आपके ब्लड, आपको शरीर में कहीं भी सूजन हो सकती है, और सूजन ये शरीर में किसी जगह हो सकती है। और अम्ल और क्षार है ना, एसिड और बेस को संतुलन बनाने का कार्य भी करता है, एसिड और बेस के संतुलन को बनाने का कार्य करता है। साथ साथ में ये आप देखिए इसमें आपको सोडियम होता है ना, तो सोडियम जो है नमक, ये आपका अगर इसकी अधिक मात्रा बढ़ जाए या कम हो जाए तो फिर हमारा मतलब ब्रेन पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। फिर पोटासियम, पोटासियम की मात्रा अगर अधिक हो जाए या कम हो जाए तो फिर उसका हार्ट की क्रिया इफेक्टेड हो सकती है। और साथ साथ में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी भी आपको इसको भी संतुलन बना कर रखता है। आपको किडनी कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा कम हो जाए तो फिर हमारा हड्डी कमजोर हो जाएगा। ये सारे आपको अब देखिए किडनी का अस्वस्थ होना, और किडनी अगर आपको अस्वस्थ हो जाए, इसमें कोई बीमारी हो जाए, सूजन हो जाए, कोई गड़बड़ी हो जाएगी तो फिर आपको ये नमक की मात्रा हमारे शरीर में और हार्मोन्स की मात्रा को भी असंतुलित कर देता है ना, जिसके कारण हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये आपका भी काम है। यानी इसको हम समझेंगे कि किडनी जो एक तरह का हार्मोन स्राव करता है, वो हार्मोन स्राव करने के फलस्वरूप आपको नमक का संतुलन बना कर रखता है। नमक की मात्रा अगर ज़्यादा होती है हमारे ब्लड में तो फिर हाई ब्लड प्रेशर का आपको संभावना बढ़ जाती है, हाई ब्लड प्रेशर होता है। अब देखिए ये आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स का भी आपको निर्माण करता है किडनी, है ना, रेड ब्लड कार्पल्स का भी निर्माण करता है किडनी। अब देखिए अब ये आपका किडनी का फंक्शन हो गया। अब हम देखते हैं कि किडनी पर कौन कौन सी आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी औषधियाँ आपको कार्य करती हैं। इसके बाद वाला वीडियो में हम अब किडनी का कौन सा रोग है, उसको कौन से रोग पे कौन सी इलेक्ट्रोपैथिक औषधियाँ हम देंगे, इसके बाद में पढ़ेंगे। पहले हम आज जान लेते हैं कि किडनी के मैं आपको S6, C6, C17 और S1, S2 और फिर आपको L1 और भेन1, S5A मुख्यतः, और इलेक्ट्रिसिटी में G, B और W का रोल होता है। ये तमाम तरह के इलेक्ट्रोपैथिक औषधियाँ जो किडनी पर काम करती हैं। और अगले हम भाग में आपको किडनी के स्टोन के बारे में और किडनी के रोग के बारे में हम बताएंगे, और उसको कौन कौन से इलेक्ट्रोपैथिक औषधियाँ काम करती हैं वो आपको बताएंगे।